जैसे अक्सर फिल्मों में एक डिस्क्लेमर आता है, तो मैं बता दूं कि ये जो मंच पे लोग मौजूद हैं ये आम तौर से, और सबको मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि ये आम तौर से ज़िंदगी में गालियां नहीं देते हैं। गालियां हमारी भाषा नहीं है, गाली मेरी भाषा नहीं है। गाली मेरी भाषा थी क्लास 3 से 5 के बीच में, जब मैं नया सोशलाइजेशन शुरू हुआ था लखनऊ में, और मैं एक नए स्कूल में पहुंचा था जहां गालियां दी जाती थी। हिंदी मीडियम का स्कूल था। मैंने 3 साल खूब जम के गालियां दी। फिर धीरे धीरे अकल आने लगी, थिएटर आ गया ज़िंदगी में, और लगा कि नहीं, गाली से बेहतर तरीके हो सकते हैं। गाली क्यों देते हैं? गाली नहीं देते हैं। लेकिन इससे ऐसा नहीं हो जाता कि समाज में गाली नाम की चीज़ है ही नहीं। गाली नाम की चीज़ तो समाज में है। तो आज हम लोग गालियों पे बात करने बैठे हैं, और मेरे ख्याल से किसी भी लिट फेस्ट में ये पहली बार गालियों पे कुछ चर्चा इस तरह की होने जा रही है, वो भी इतने एक एस्टीम्ड पैनल के साथ। कनक जी का एक हुक्म था कि हर सेशन जो है वो गांधी जी पे, क्योंकि डेडिकेटेड है 150 साल महात्मा गांधी के, तो हर सेशन जो है वो या तो गांधी जी को याद करके किसी वाक्य से शुरू हो, या प्रेम के बारे में और इसके बारे में चर्चा हो। तो मैं गांधी जी के बारे में एक कवित्त से शुरुआत करता हूं इस गाली के सेशन की चर्चा की। मुझे दोष मत दीजिएगा, एक कवि हुए हैं भारत के बहुत बड़े, जिनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत सारे लोक गीतों का कलेक्शन भी किया था अपने गीतों को लिखने के अलावा। वो आपने सुने भी होंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है फलाना, या होली के गाने, या जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में अक्सर आते हैं। वो उनका एक संग्रह है जहां उन्होंने लोकगीतों को और लोकोक्तियों को संग्रहित किया था। उसमें ऐसे भी गीत थे कि चमार टोले के गाने क्या होते हैं, और धुबिया टोले के गाने क्या होते हैं, और बामहन टोले के गाने क्या होते हैं। उसी में एक कलेक्शन है कि क्या लोकगीत और लोकोक्तियां थीं आज़ादी के आंदोलन में, उसी कलेक्शन में। तो ये बच्चन जी के संग्रहित शब्द हैं। पता नहीं बच्चन साहब ने कहीं बदमाशी की हो तो आप उनसे ही हिसाब लीजिएगा, नहीं तो उनके बेटे आपको मिल जाएंगे बंबई में। बच्चन साहब गांधी जी के बहुत बड़े शहदाई थे, और लेकिन यहां पे जब वो लोक के बीच में जाके, फोक के बीच में जाकर के गांधी जी के ऊपर एक चीज निकाल के लाते हैं, तो क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा अपना भी इमेजिनेशन यूज करते रहिएगा, क्योंकि सारे शब्द हम लोग यहां से यूज नहीं करें शायद। तो बच्चन जी लिखते हैं एक लोकोक्ति को कोट करते हुए कि गांधी बाबा का हुक्म भया है घर घर का तो सूत, गांधी बाबा का हुक्म भया है घर घर का तो सूत, देश छोड़ अंग्रेजवा भागो तेरी बहन की। बच्चन जी की लाइनें हैं, क्या बताऊं मैं, वरना मैं तो ऐसे शब्द मेरे मुंह पे आते भी नहीं, इस बार भी नहीं आए। थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज कीजिएगा, काफिये मिलाते रहिएगा प्लीज। लेकिन खैर, उससे ज्यादा ये कोई बहुत ही मुरहा आदमी रहा होगा जिसने इस सेशन के बारे में सोचा होगा। कनक जी तो ऐसा नहीं सोच सकती हैं। पता नहीं कौन था वो बहुत मुरहा आदमी। ऊपर से वो बहुत ही कोई कमीना आदमी रहा होगा जिसने सेशन की बागडोर मेरे कंधों पे रख दी है। कमीना कोई खराब शब्द नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी में विलेन शब्द जो है, अंग्रेजी की प्रोफेसर बैठी हुई, वो विलेजर से आता है। जो विलेज में रहने वाला वो साला विलेन। वैसे ही कमीना वो जो कमाता हो, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स तो हम कमाते हैं नहीं। जो मजबूरी में कमा के काम करता हो, जो मजदूरी करके पेट भरता हो, वो कमीना होता है। बल्कि जमादारों के बारे में तो कहते हैं वो कमा के चला गया है, यानी पखाना उठा के जो चला गया वो कमा के चला गया है, वो कमीना है। तो आप उसको भंगी कहो या कमीना कहो, उसमें वही गाली का भाव है, लेकिन वो आता है कमाने से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी कमीने ने ही सोचा होगा कि अतुल तिवारी को इसका बोझ दिया जाए करने का। और तीसरा, वो कोई बहुत ही एक नेता है देश की बहुत बड़ी, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ नई गालियां इन्वेंट की थी, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई बहुत ही रामजादा आदमी रहा होगा। रामजादा, कोई बहुत ही रामजादा आदमी रहा होगा जिसने एक मिश्रा, एक पांडे, एक वाजपेयी, एक तिवारी, यानी 4 बामनों को यहां बैठा दिया।
बामन तो वैसे ही देश दुनिया की पूरे समाज की लगाते रहते हैं, गाली काहे सुनना उनसे। उनके तो काम ऐसे होते हैं कि जो गाली से बदतर होते हैं। लेकिन फिर गाली सुनने के लिए यहाँ ब्राह्मणों को बैठा कर जो ब्राह्मणों की बदनामी कराई गई है, उसका भी मैं प्रोटेस्ट यहाँ करना चाहता हूँ। लेकिन बात क्योंकि ब्राह्मणों की चली है, सॉरी मैं थोड़ी सी तमहीद लंबी कर रहा हूँ विषय को देखते हुए। बात मित्रों क्योंकि ब्राह्मणों की चली है, एक किताब है जिसे कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। नाम तो यहाँ सुना होगा बहुत से विद्वानों ने, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में 5वां श्लोक क्या कहता है, सुन लीजिए आप। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। बातचीत अथवा संवाद में, उपदेश में, उपहास, कलंकित करने वाले शब्द, गाली, व्यंग और नीचा दिखाने वाले शब्दों के प्रयोग करने से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। देवंगना देसाई अपनी एक किताब है, देवंगना देसाई बहुत बड़ी एक स्कॉलर हैं इंडियन कल्चर की, वो लिखती हैं, उनकी किताब है इरोटिक स्कल्प्चर्स ऑफ इंडिया सोशियो कल्चरल स्टडीज। वहाँ लिखती हैं वो कि असभ्य और अश्लील कहे जाने वाले शब्दों के प्रयोग से धार्मिक अनुष्ठानों में यानी यज्ञ में, जो भी आपका यज्ञ का जो भी इष्ट हो वो पूरा होता है। इसी तरह से जे गोंड नाम के एक विद्वान लिखते हैं वेदों के बारे में और वैदिक संस्कृति के बारे में कि वैदिक संस्कृति में एब्यूजेस एंड कॉन्टिन्यूअस स्पीच से, यानी भाषा की अभद्रता से, अनुष्ठानिक कार्यों की, रिचुअल्स की से जो दुष्ट शक्तियां होती हैं, जो इविल आई है, वो दूर भाग जाती है और आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, वैसे ही हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से अश्लील शब्द होते हैं, गालियाँ होती हैं। वैसे ही हमारे यहाँ अनुष्ठानों के हिसाब से अश्लील शब्द होते हैं, गालियाँ होती हैं। वैसे ही हमारे यहाँ में भाण बधाई नाम की एक चीज़ होती है, भाण बधाई। और भाण का तो अर्थ क्या है, मोहम्मद सूरमोहन जी तो समझते हैं, दोनों भाण यहाँ बैठे हुए हैं। भाण का अर्थ ही है बेशरम, अपमानजनक, अश्लील और अभद्र। तो मित्रों, जैसा मैंने कहा कि अनुष्ठानों में गालियाँ होती थीं और सिर्फ शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख नहीं है। आज तो हम लोग राम मंदिर बनाने जा ही रहे हैं और मंदिर यहीं बनेगा, यहीं बनाएंगे, अवध में, अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं गालियों के बारे में? गोस्वामी तुलसीदास, और ये कहीं आपको मैं पृष्ठ नंबर भी बता रहा हूं, आप पृष्ठ नंबर 314 में देखिएगा, वो राम के और सीता के विवाह की जब बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास अपनी चौपाई में? पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जा ही बखाने। यानी कि सब लोग 5 कौर करके, 5 कौर मतलब जो तोड़ तोड़ के रखते हैं ना, पहले वो करके लोग जब खाना खाने बैठते हैं 5 कौर करके भोजन करने लगे और गाली का गाना सुनकर अत्यंत प्रेम से विभोर हो गए। अगली लाइन के ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, एक और चौपाई उद्धृत करूंगा मैं यहां पे। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम परश पुरुष अरु नारी। लय लय नाम परश और नारी क्या कर रही हैं? देवई जाति मधुर धुन गारी, मधुर धुनों में गाली गा रही हैं औरतें। हमारे यहाँ बारातों में कलेवा के वक्त गाली गाने का जो रिवाज है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल अगवानी के वक्त जो रिवाज है वहाँ पे। और तुलसी ही शिव विवाह का भी जिक्र करते हैं कि शिव विवाह में कौन कौन सी गाली गाई गई थी। जहाँ हिमाचल के, वो शब्द हिमाचल का शब्द का तुलसी प्रयोग करते हैं कि हिमाचल के समय कौन कौन सी गाली गाई जाती हैं। और ये खैर तुलसी की बात छोड़ दिए, वो तो बेचारे 400-500 साल पहले लिख रहे थे और घटना पता नहीं राम की कब हुई थी। लेकिन आज भी यहाँ बैठे पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से गालियाँ आज की शादी में भी गाई जाती हैं। और वैसे तो गालियों में अक्सर स्त्रियों पे ही लांछन लगाया जाता है, क्योंकि जैसा नाना पाटेकर ने सुबह कहा कि इसलिए कि शायद वो माँ, वो बहन हमको ज़्यादा प्यारी होती है और जब हमें आपको हर्ट करना होता है तो हम आपकी माँ और बहन पे अटैक करते हैं।
ये नाना पाटेकर ने आज यही इसी मंच से बात की थी। लेकिन पुरुषों पे भी कैसी कैसे बातें कही जाती है। मैं आपको एक आज की कॉन्टेम्परेरी गाली का उदाहरण दूंगा जो शादी में गाई जाती है, और वो कुछ इस तरह से गाई जाती है जैसे आकर के बैठे और जो बारात आती है ना उनके सब रिश्तेदारों को और उनके मान्यों को गालियां दी जाती है। मान्य शब्द से तो लोग वाकिफ होंगे, सब अवध के हैं यहाँ पे। उनके मान्यों को गाली दी जाती है। तो कुछ इस तरह का एक है बिल्कुल कॉन्टेम्परेरी, जहां औरतें गाना गा रही हैं, नाम ले लेके, जैसा लिखा है तुलसी ने, कछु नीचे की ठंड कछु ऊपर की ठंड, कछु नीचे की ठंड कछु ऊपर की ठंड, ठंड में ठिठुर गया इनके जीजा का दंड। तो जीजा के दंड पे जिस प्रकार की बात हो रही है, अब उसको थोड़ा सा शब्दों को आप अपने हिसाब से भी समझते चलिएगा कि यहां पे दंड का प्रयोग किस प्रास के लिए किया गया है। खैर दोस्तों, ये तो बहुत लंबी मैंने तमहीद बांध दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि गालियां हर कल्चर का हिस्सा होती हैं, हर भाषा का हिस्सा होती हैं, और हम में से और आप में से जो दूसरे शहरों में पढ़ने गए हैं, अपने गैर दूसरे सूबों में पढ़ने गए हैं, वो जानते हैं कि पानी और खाने के बाद तीसरा शब्द जो है हम लौंडे खास करके जो सीखते हैं वो तो गालियां ही होती हैं। मुझे लड़कियों का पता नहीं, मैं कभी गर्ल्स हॉस्टल में रहा नहीं हूँ इसलिए। लेकिन मैं पहला सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा आलोक जी से। आलोक जी, मुझे रेप समझ में आता है, इसलिए समझ में आता है कि वो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो हमारा बेसर इंस्टिंक्ट है। जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है वो फॉरबिडन फ्रूट में कब से खाता चला आ रहा हूं। लेकिन गाली जब से वर्बलाइजेशन ह्यूमन बींग्स ने शुरू किया है, तो ये गाली की क्या आवश्यकता है मनोवैज्ञानिक रूप से? गाली कहां से आ गई, बताएंगे आप? मैं एग्जैक्टली ये बताने से पहले आप पूछ रहे थे किस, आपका माइक नहीं चल। हेलो, अब ठीक है? ये बातें जोर से होनी चाहिए ना। एक्चुअली कहाँ, ये विषय पे आने से पहले मैं आपको, पहले आप कह रहे थे किस कमीने ने ये सब किया था, तो कुछ कमीने 3 साल पहले कानपुर में इकट्ठा हुए थे। कनक जी मेहमान थी वहाँ पे, तो उनका कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करते हैं, तो मैंने कहा एक सेशन रख दो, उसमें आओ गरियाओ, मंच पे आओ, गाली देनी भी है और नहीं देनी। तो खैर वो यहाँ शरीफों के मोहल्ले में आ गई है। मैं कानपुर से आया हूँ और ये जो बैठे हैं इनको मैं आज कह ही देता हूँ, आज तक तो नहीं कहा मैंने 90 से, अबे साले। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वैसे। अभी साले गाली होती है या साले, इट्स ऑल इन द फैमिली। रिश्ता नहीं, बट ये सोचिए कमाल की बात, आप पूछ रहे हैं कब से? दुर्योधन जब कृष्ण पीस प्रस्ताव लेके गए, दुर्योधन कृष्ण से कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुमने तो अपने बाप के शालक को मार दिया। शालक वो साला, और आज जाहिर सी बात है वो कृष्ण को पोक कर रहा था। तो ये जो गाली है ये उतनी ही बेसल इंस्टिंक्ट है जितना रोना है, जितना आपकी बाकी जो इमोशनल लेवल से चीज़ें निकलती, सब मोड ऑफ एक्सप्रेशन। एंड व्हाई? बिकॉज एक सिचुएशन, आप सिचुएशन, किस सिचुएशन में गाली देते हैं आप? आलोक जी, मैं माफ़ करिए, मैं जरा सा इस जगह पे थोड़ा सा, आपने जो श्याले वाली बात कही, तो वो उनके वास्तविकता में उनकी बहन के भाई थे, तो वो जो श्याले था वो गाली नहीं था, वो रिश्ता था। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो उसको हम गाली क्यों कहें? ये गाली तब होती है कि जब आप इनके बजाय मुझको अचानक कहने लगे और मेरी बहन से रिश्ता जोड़ने लगे, तब वो शायद जी गाली हो जाती। इसीलिए कह रहा हूँ गालियाँ जितनी इजाद हुई हैं चूंकि बेसल इंस्टिंक्ट से हुई, और जिस मोमेंट पे आप गाली दे रहे होते हैं, इतना मतलब सिंपल नहीं है कि गाली दे दी। somebody was getting award in US and he said it's fucking brilliant, और उसके ऊपर केस कर दिया गया। कोर्ट में जब बहस हो गई तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है ब्रिलियंट का, तो ब्रिलियंट का एडजेक्टिव है, इसमें क्या गाली फकिंग ब्रिलियंट ही है। इसी बात पे बता दें, एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, कॉलिंस कोबेल डिक्शनरी यूज करिए, फक वर्ड के 16 अर्थ हैं और 16 तरह से यूज हो सकता है। Absolutely. क्या बात है? No, and emotionally I'll tell you, this was an exercise I was doing with the kids, and उन्होंने कहा लैंग्वेज में can we
जस्ट ब्रिंग इन वन वर्ड जिससे सब एक्सप्रेस हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, बताते हैं, ढूंढो। तो वी ब्रॉट इन द फक वर्ड। आई सेड चलो इसको अलग अलग सेंटेंसेस में इमोशन से बोलते हैं। व्हाट अ फक, व्हाट द फक। अब जब मैं बोल चुका तो एक बच्चा आया पीछे से, उसने कहा सर ये ओशो ने भी लेक्चर दिया है। तो मैंने कहा यार मैंने ऑनेस्टली नहीं सुना था, ये मेरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट ख्याल था। तो बाहर निकल के हमारे प्रोफेसर दोस्त बोले कि ये दो हरामी एक ही जैसे कैसे सोचते हैं। अब इसमें कहाँ गाली थी और कहाँ एक्सप्रेशन था। तो मेरा तात्पर्य ये है कि जिस मोमेंट पे आप ऐसा कुछ कर्स वर्ड या एक्सप्लेटिव कर रहे होते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इंटेंस हेल्पलेसनेस, एंगर, where you just want to bring it out and the context differs. So आपके पास टूल हैं। कुछ लोग कहते हैं सर कि बड़ा वो गरीब लोग हैं जो गालियां देते हैं क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि गालियों पर रिसर्च नहीं हुई है तो गालियों में इजाफा नहीं हुआ है। तो है 15-20 वर्ड, लेकिन उन 15-20 वर्ड वो बुलेट्स की तरह हैं। फिर उनका इमोशन आता है उनके ऊपर, इमोशन के ऊपर उनका कॉन्टेक्स्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट मेक्स देम अ गाली और नॉट, जो आप कह रहे थे कि आप किसी को जैसे, और जेंडर स्पेसिफिक है, जैसे अभी अतुल भाई कह रहे थे कि क्योंकि वो इज्जत औरत से जुड़ी हुई सारी सेक्सुअलिटी से, राइट, तो वो इंसल्ट करने के लिए जैसे नाना कह रहे थे, या कभी कभी और भी गालियां होती हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सेक्सुअलिटी में आ जाते हैं, जैसे चूतियापा। अभी संधि विच्छेद कर लीजिए, मैं तो उसका अर्थ ही दूसरा समझता हूं। स्याप्पा को चूतिया, पूरा भारत स्याप्पा कर रहा है और आगे वाला वर्ड जोड़ दीजिए बन जाता है। ये बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक जनरल गाली है, बट द होल इंटेंशन इज आइदर एन आउटरेज, अ कैथारसिस, और टू इंसल्ट द अदर पर्सन, एंड दैट इज व्हाई जेंडर स्पेसिफिक गालीज आर सो पॉपुलर। अब मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जेंडर स्पेसिफिक गालीज आर सो पॉपुलर। हम हर बार जब गाली देने के लिए मुंह खोलते हैं तो अक्सर औरत को ही बेइज्जत करते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं औरत ने मुंह खोला, निशी जी ये सवाल आपसे है, प्रोफेसर ऋषि पांडे से, ओ माय गॉड, लड़की हो के तुम गाली देती हो, कितनी बुरी बात है। सो आई स्पेंट ऑल माई टाइम ट्रेनिंग माई स्टूडेंट्स की गाली देना सीखो, बिकॉज गाली तो आदमियों ने बनाई है। इन माई ओपिनियन गाली तो आदमियों ने बनाई है, एक दूसरे को देते हैं। तो अगर वो बहन, माँ, बोलेंगे नहीं, मना किया गया। तो लड़कियों से मैंने कहा यार हम लोग को कहाँ चिपकती है, वो अपनी माँ को देखें, वो अपनी बहन को देखें, ये आपस की बात है। एंड इट इज अ पावर स्ट्रगल। लेट मी टेल यू, ऑल गालीज आर ड्रिवन बाय द बेसिक इंस्टिंक्ट फॉर पावर। गाली तभी दी जाती है जब आप पावर आपको किसी पर दिखाना, तो आप उसको गाली दे देते हैं, एंड इट रीइंफोर्सेस। आप देखिए कि गाली पेनिट्रेट करती है, it's something that penetrates you. Therefore, if you look at it, the whole issue is related with sexuality. Women have never got galis. हम लोग क्या गालियाँ देते हैं? हमने लड़कियों से कहा जरा गालियाँ सोचो, तो ज़्यादातर एक कहती हैं कि बड़ी चुड़ैल है, डाइन है ना, कमीनी टाइप की, इस तरह की कुछ गालियाँ हैं जो कि बड़ी माइल्ड हैं। तो हमने लड़कियों से कहा कि अगर तुम लोग भाई और बाप की गालियाँ डेवलप कर लो तब तो तुम्हें चिपकेगी। लेकिन आजकल के समाज में भाई और बाप को तो गाली देता ही, क्योंकि तो गाली ही नहीं हम लोगों ने बनाई नहीं। हम लोग एक दूसरे का बाल नोच नोच के चुड़ैल चुड़ैल कह के ही खुश है। विमेन नीड टू स्ट्रगल मोर फॉर पावर। जब लड़ाई आमने सामने होती है, आगे वो आदमी तुमको कुछ कह रहा है, मैं एक इंसिडेंट है, मैं गालियां दोनों नहीं दूंगी, लेकिन मैं जरूर आपको बताऊंगी कि यू सी व्हाट हैपेंस जब आप कॉन्फ्रंटेशनल होते हैं और पावर की बात होती है, तो गाली ही वर्क करेगी। आदमी आपको गाली देता है उस वक्त, आप घूम के उसको गाली नहीं दे पाती। यू अलाउ दैट टू हर्ट यू एंड गेट बैक। Women have to learn to abuse, and we have to look at new abuses and develop new ones. New ones? Yes, you have to get new ones going and neutral ones. So someone introduced me as Proctor, so somebody laughed and said Proctor. हमने कहा भाई वो सबसे ज़्यादा, मैंने इतनी पोजीशंस होल्ड की हैं, एकेडमिकली इतनी क्वालिफाइड हो, लेकिन मैं प्रॉक्टर थी, ये बड़ी बड़ी बात। उम्मीद थी उसके पीछे, प्रॉक्टर आ रही है, गालियां तो आ ही रही होंगी पीछे, आ ही रही। तो आप प्रॉक्टर से क्या एसोसिएट करते हैं? यू एसोसिएट पावर, सो यू विल कॉल मी बाय दैट नेम विच यू थिंक इज एक्सूड्स द मैक्सिमम पावर। एंड
Power, because it operates like that. And let me tell you, गालियां जब बनी तो सबसे, जब बोली जाने लगी, सबसे पहली गालियां जो हैं बहनों पे बनी, उसके बाद माओं पे बनी है. एंड लेट मी टेल यू कि आप अगर देखेंगे फिर आई गालियां जो होमोसेक्सुअलिटी पे या जनरल आई गालियां, दे केम लेटर. सो गालियों का अगर आप वो देखेंगे ग्रोथ इन सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल आप महाभारत देख लें, महाभारत लिखी हुई है, कहीं एक गाली है? जब भीम उसकी जंगा को तोड़ रहा है उस वक्त भी वो उसको गाली नहीं दे रहा है. बिकॉज सो व्हेन यू लुक एट लिटरेचर, तो साहित्य में गालियां किस प्रकार से उनका यूज हुआ है, इस पर भी एक पूरी चर्चा होती है अलग से, और रिसर्च भी हुआ है बहुत. बट आई रियली थिंक दैट यू नो, जब हम लोग छोटे, गालियों को विभिन्न तरह से आप देख सकते हैं. माँ बहन की गालियां हम लोगों को क्यों लगे? लड़कियां बड़ा हर्ट होती थी कि गाली दे रहे हैं वो माँ बहन की. हमने कहा बेटा, न तुम्हारी माँ न तुम्हारी बहन, दो आदमी हैं, उनके पावर का स्ट्रगल है, माँ बहन की गाली दे रहे हैं. जिस दिन तुमको दे दें उस दिन तुम एक ऐसी गाली देना जो उनको लगे, राइट? तो उनको क्या लगेगी? सेक्सुअल गाली तो लगेगी नहीं, क्योंकि आदमी के लिए व्हाट कैन अ वुमन डू? अ वुमन कांट सेक्सुअली पेनिट्रेट, सो अ वुमन कांट बी पावरफुल. सेक्सुअल पेनिट्रेशन इज पावर. सो शी हैज टू थिंक ऑफ अ गाली विच हैज टू हर्ट देम. और मैं वो गाली मैंने डेवलप करी है, मैंने शेयर की थी. जी जी बिल्कुल. और मैं शेयर करूंगी कि वो गाली क्या है. इट्स अ न्यूट्रल काइंड ऑफ गाली, इट कुड बी गिवन टू एनीबॉडी. बिल्कुल बिल्कुल. ये एंड आई टेल यू कि वो कैसे हुआ. मैं अपने क्लास लेने जा रही थी, 3-4 और लड़कियां डिपार्टमेंट में, 3-4 लड़के थे, वो ऐसे घूमते हुए आ रहे थे, लड़कियां जा रही थी, उनको देख कर कुछ मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे और कुछ कमेंट कर रहे थे. मैं आ रही थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा. उन लड़कों की नज़र मुझसे मिली, वो झेपे, दे डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग. वो मेरे बगल से निकले और थोड़ी ही दूर गए होंगे, उन्होंने बहुत ही भद्दी गाली देते हुए कहा कि फलानी फलानी इन टीचरों का, सालियों का क्या करें. नाउ फॉर मी टू टेक दैट वाज कंप्लीटली नॉट, नो. मैं घूमी, मैंने कॉलर पकड़े हुए 2 तमाचे कस के जड़े, बहुत ही कस के मारे, गिरा लिया, और हमने कहा डंडा साले, आई यूज द वर्ड, यहां से डालूंगी मुंह से निकालूंगी, तब पता चलेगा साले गाली देने का मतलब क्या है. नाउ दैट वाज सच अ न्यूट्रल थिंग, यू कैन डू इट फॉर एनीबॉडी. यहां से डालो वहां से निकालो, डंडे ही तो डालो. Just add. Now girls have to be taught these wonderful neutral galis. Let's have a क्या session बात? for developing new galis. Absolutely. मतलब So that you know, power. The minute I gave that gali, and those boys were put in, पूरे यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया, मैडम गाली दे रही है, मैडम ने गाली दी, बहुत गंदी गाली दे लेती है. ये किसी ने नहीं कहा नई गाली दे दी मैडम. ये नहीं कहा, क्योंकि साले एक दूसरे को कहते हैं ये सब ना बार बार. लेकिन फर्क ये था, मुझे ऐसा लगता है निशी जी, हाँ, if I may say in the Sabya Bhasha, that you touched the G male spot. yeah, of course. Without, listen, मैंने लड़कियों को हमेशा कहा है, please look at all the galis. 99.99% galis are sexual in nature, whether it is about the male or it is about the female, and it only has to do with power. And when you come to basic instinct, This is the first thing in the evolution of societies, when the relationships were being formed, and the first taboo to appear was incest. Yes. The incest taboo is one of the deepest taboos. Taboos. So galis that's have wonderful. almost evolved in hitting that incest taboo. Yes. So Indian galis are mostly incestuous. They are meant to break that taboo boundary, and it immediately rattles the person who hears it. Yes. And maybe a catharsis for the person. Wonderful. yeah, it's a catharsis. It's a question of power. It's a question of Yes. domination. If we understand that galis are about domination, it will work. पर इससे जुड़ी एक छोटी सी बात जी, और बिल्कुल, बताएंगे. बिल्कुल. How it changed? गालियां बदली कैसे? You know what is most distressing? आप यहाँ गालियों की चर्चा कर रहे हैं, मैं कैंपस में जाती हूँ, my ears burn. I'm just crossing and walking down the campus. लड़के आजकल एक लाइन में माँ बहन की गिन गिन के चुन चुन के गाली देके नॉर्मली बात करते हैं.
तुमको पता है साले ये जो देर का my ears burn and it is normal, and let me tell you, this has come from the West. This has come from the West. I'm not very sure about that. Like Mr. Bhagwat says that the lynching has come from the West, और भीम ने तो कोई lynching की I नहीं can थी. tell you, Atul, I have a take on this. It has come from the West because जब आप ज़्यादा movies और आपका ये सब हो गया, एक common आम लड़का सोचता है वहाँ पे जितने blacks हैं उनके लिए fuck it, fuck it, fuck 16 तरह से कहेंगे. But for the boy here, what is the alternative for fuck? माँ बहन. और they think it's very hip. एक दूसरे के कंधे पे हाथ मारे, बोले जा रहे, बोले, not even oblivious की टीचर जा रहा है, लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, कुछ. So changing times में we have to think how गालीज go. हम लोग छोटे थे तो हमको खान आंटी थी, हम लोग घूमते रहते थे तो कहती थी चुड़ैलो कहाँ डाय डाय घूम रही हो, कमीनियो. It was like love, you know. We never saw it as गाली. There is another aspect to गाली which is affectionately given. मेरी अम्मा साला बहुत बोलती है. She is 87 years old. अभी भी साला बोल देती है. तो everybody says मम्मी ने बोला. मम्मी ने कहा साला गाली थोड़ी ना है. मैं आप पे दोबारा आता हूँ निशी जी. They are cultural things. You have to come to them. मैं सुधीर जी से, सुधीर मिश्रा जी से, सुधीर भाई की कलम बड़ी ताकतवर है और कल जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था को गाली दी थी हंसा हंसा के, वो तो एक अलग बात थी. लेकिन आज तो हम लोग ज़रा थोड़ी सी शुद्ध और क्रिस्टलाइज गालियों पे बात करने बैठे हैं. सुधीर भाई, मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि साहित्य में भी गालियों का इस्तेमाल, और गालियों का बाकायदा साहित्य भी होता है, और साहित्य में भी गालियों का इस्तेमाल होता है. अगर मैं एक ही उदाहरण दूं उत्तर प्रदेश से, जिस नावल को नवाजा भी गया और जिस नावल को गाली भी दी गई, वो है काशी का 80. तो उसी तरह से आप कैसे डिफाइन करते हैं? और अक्सर बनारस जैसे शहर के कैरेक्टर में गालियों को लेने का तरीका ही अलग है. उनका गालियों का डाइजेशन उतना ही अच्छा है जितना कि भांग का डाइजेशन अच्छा है. आपने उत्तर प्रदेश को, यू हैव सीन इट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, सो प्लीज एक्सपैंड ऑन दिस सर. देखिए, साहित्य में जितनी गालियां हैं वो तो काशी का 80 और तमाम दूसरे नावल में भी है. मैं अखबार का उदाहरण देना चाहूँगा जी. बिहार विधानसभा में बहुत तनावपूर्ण स्थिति हुई और लालू मुख्यमंत्री थे और लालू ने चिल्लाया, लालू का मार सालों को. जनसत्ता ने हेडलाइन लगाई, लालू बोले, लालू दहाड़े मारो सालों को. तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि सालों शब्द का इस्तेमाल और न्यूज़पेपर में हो गया. क्या बात? तो जनसत्ता को आमतौर पे आम बोलचाल, आम फहम अखबार माना जाता था, तो उन्होंने उसको डिफेंड किया. आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा निशी जी की बात से असहमति जताती हूं. बिल्कुल. गाली पावर का प्रतीक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है. गाली फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है. गाली कुछ ना कर पाने की विवशता है. गाली दोस्ती जताने का जरिया है. गाली प्यार जताने का जरिया है. गाली हमारे लोग की भाषा है, गाली गांव की भाषा है, और गाली घर की भाषा है. मैं कहीं I'll give you that. But गाली किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है उसकी बात कर रहे हैं. But we were talking about where it began. It began with power and domination. किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं उससे I will absolutely agree with you कि गाली took a cultural dimension जब वो हमारे जीवन में आया. But when it begins as a basic instinct, it pushes for power. आप जैसे अभी बता रही थी कि आप अभी यूनिवर्सिटी से निकलती हैं तो लड़के गाली बकते हैं. मैं अपने दौर की बता रहा हूँ. कड़े डिसिप्लिन में, कड़े अनुशासन में पिताजी घर में रखते थे. खुद गालियाँ बकते थे, लेकिन बच्चों से उम्मीद रखते थे कि उनके मुंह से साला भी ना निकले, मुंह पे थप्पड़ मार देंगे. और वो बच्चा जब पापा के जाते ही घर से बाहर निकलता था तो पहला शब्द उसके मुंह से आता था साले. और MCBC और BSD के जो भी आप आजकल बच्चों ने बहुत अच्छे कोड वर्ड बनाए. मेरी बेटी मुझसे दोस्ती जताने के लिए और मुझसे बड़े फ्रेंडली रिलेशन रखने के लिए मुझे मीम्स भेजती है. तो उसने अभी एक मीम भेजा मुझको, वो गांधी जी के ऊपर था कि गांधी जी के फोटो बनी हुई है उस मीम पे. मेरे पास अभी देयर कॉमेडी को इंफीरियर माना गया फ्रॉम ट्रेजेडी सिंपली इसीलिए. और आप उसमें देखें कि दे यूज्ड टू हैव पीपल wearing long male organs and other things and doing all kinds of activities which used to make people laugh. So sexual jokes and sexual abuses have always been used because it creates a kind of humor.
वो ह्यूमर के लिए यूज होता है. So an extra long male organ or a very voluptuous woman, they become a part of that. But see, the point I want to make is कि अगर आप आजकल के novels पढ़ते हैं, a lot of cuss words are used because cuss words जो हैं गालीज have become a part of day to day speaking and उनके contexts बदल रहे हैं. So जो उनका अर्थ तब था वो अब नहीं रहा. And they're taken as normal conversation. एक पर्टिकुलर क्लास के लोग अमेरिका में द ब्लैक्स दे यूज अ लॉट ऑफ कस वर्ड्स. तो उनका कॉन्वर्सेशन अगर आप सुने या कोई प्ले पढ़ें तो उसके अंदर एक लाइन में 10 एक्सप्लेटिव्स होंगे. सो दैट इज बिकमिंग एक्सेप्टेड एंड दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट. दैट माई ओनली कंटेंशन इज दैट गाली व्हेन इट इज यूज्ड फॉर पावर डोमिनेंस, दैट्स द प्रॉब्लम. द थिन लाइन इज हाउ डू यू नो that in that context whether it is meant for power dominance or not, that is a matter of concern. करेक्ट. अतुल जी, बस मैं एक ट्रेनिंग बार तो होनी चाहिए please, गाली. जो विषय है जी, आपने बहुत गालियां बगली की, ये सब्जेक्ट लाया कौन? कनक जी ऑफिस में आई थी और इत्तेफाक से मेरे यहाँ फायर स्टिक उसी दौरान घर में आई थी. जी, फायर स्टिक, गालियों की फायर स्टिक क्यों इसका नाम है, हाँ, वो जरूर डिस्कस करना चाहिए कि फायर स्टिक के घर में आते ही या अमेजन प्राइम के आपके मोबाइल में आते ही जी. और ये जो वेब सीरीज है इनके आते ही जो लोक में था और जो समाज में था, जो पहले से था, वो बहुत खुलकर आपके स्क्रीन पे आ गया. चाहे वो घर का टेलीविजन का स्क्रीन हो और चाहे आपका फोन का स्क्रीन हो. अभी जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग खुल के गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. और उस खास तौर से मैं अभी एक फैमिली मैन करके आई है, उसमें फादर अपने ऑफिसर है और वो रॉक ऑफिसर है, अपने बच्चों को लेके जा रहा है और गाड़ी लड़ जाती है, जबकि वो बड़ा पावरफुल है, लेकिन बच्चों को देख के कंट्रोल करता है. मुंह से निकलने वाली होती नहीं बोलता है वो, लेकिन उसका बेटा कहता है पापा, 5th में पढ़ने वाला, कह रहे पापा आप जो बोलने जा रहे थे बोल दो. बोले मैं क्या बोलने जा रहा था? बोले खिड़की खोलता है और माँ की गाली बकता है जो आगे गाड़ी चला रहा होता है. मैं सुधीर भाई, आप 2 बार हमारे 2 पैनलिस्ट से डिसएग्री किए, तो इस बार इजाजत दीजिए कि मैं आपसे डिसएग्री करूं. फायर स्टिक से हमारे टेलीविजन पे गाली जरूर पहुंची है, लेकिन पता नहीं आप किस लखनऊ में पले बढ़े जहां आपने मस्तराम की किताबें नहीं खरीदी, जहां आपने गाली की और 50 चीजें नहीं खरीदी, जहां आपने बनारस में होने वाले मुशायरे की रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी. तो ऐसा नहीं है, मीडियम बदल गया. अरे भाई लेटेस्ट मीडियम फायर स्टिक है तो उसमें गाली आएगी. भाई मेरे पास तो कैसेट में मंगवाता था बनारस से, चिट्ठी लिख लिख के कि जल्दी भेजो, होली खत्म हो चुकी, जल्दी भेजो कैसेट. अरे सुना मस्तराम की नई किताब, सलीम लेते आना लखनऊ से. नहीं, सलीम से कभी नहीं मंगाई, ये शरीफ आदमी थे, लेकिन फिर भी. जी, ये आप जो कह रहे थे बॉडी ऑर्गन्स, मैं यहाँ लखनऊ में बैठा हूँ, मैं एक सही किस्सा आपको बता देता हूँ. मैं जब 98 में बेंगलोर से शिफ्ट हुआ कानपुर साइकियाट्री प्रैक्टिस करने, तो 99 या 2000 में एक कॉलम शुरू किया मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो था सेक्सुअल मेडिसिन पे. और लोगों से लेटर आते थे और उनके मैं जवाब देता था. तो खैर वो करीब 6-8 महीना चला. पत्र मेरे पास कानपुर पहुंच जाते थे और मैं उनका जवाब दे के भेज देता था. 6-8 महीना सफल, काफ़ी लेटर्स आते थे, जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो एडोलेसेंट की सेक्सुअलिटी की होती हैं. कुछ पेरेंट्स ने लिखे. फिर एक दिन जो भी एडिटर साहब थे उन्होंने फ़ोन किया कि आप लखनऊ आइए तो मिलिए. तो उन्होंने कहा ये स्कूल्स में जाता है. तो सरकारें बदल रही थी उस दौरान, वो तो खैर महत्वपूर्ण बात नहीं है. तो उन्होंने कहा ये लेटर जरा स्कूल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए आप कॉलम लिख दीजिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे. मैंने कहा कॉलम लिख देता हूँ. 6 महीने वो चला. फिर उनका फ़ोन आया कि अगली बार आइए. उन्होंने कहा ये शब्द आप लिखते हैं, ये पेनिस और ये सब, ये नहीं लिखिए. तो मैंने कहा इसको आप घुमाइए टाइम्स ऑफ इंडिया को और इसको फेंक दीजिए. मैंने कहा मैं साइकियाट्री में सेक्सुअल मेडिसिन कॉलम लिख रहा हूँ, हेरोल्ड रॉबिन्स की नॉवल नहीं लिख रहा हूँ. मैं पेनिस को डिक नहीं लिखूंगा. ब्लडी स्टॉप इट. नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. पेनिस इज अ पेनिस. लियोनार्डो डा विंची लिखता है इट हैज अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन. When I want it to get up, it will not. When I want it to sleep, it will be there standing up. मैंने कहा डा विंची लिख गया है, आप पेनिस को डिक लिखवाना चाहते हो. टाइम्स ऑफ इंडिया की रेपुटेशन खराब हो जाएगी इससे. पर शायद वो उनको नहीं पढ़ा होगा हेरोल्ड रॉबिन्स. उन्होंने तो लेकर अंग्रेजी की माफी तो है. ये आपने बहुत अच्छा कहा. मैं अपना पत्रकारीय एक्सपीरियंस बताऊं कि वर्जाइनल फिस्टुला जो
5 फीट से कम की लड़कियां या महिलाएं होती हैं, उनके अंदर एक बड़ी कॉमन बीमारी है। तो वो अब उस पर अगर हम खबर लिख रहे हैं तो हमारे सीनियर लोग कहते थे तुम्हें यही विषय मिलते हैं लिखने को। लेकिन खैर उसके बाद मुझे एक अच्छे एडिटर मिले जिनमें ये हिम्मत थी कि 8 कॉलम फ्रंट पेज पे छाप सकते थे। मेरी खबरें होती थी कि हस्त मैथुन से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बोल्डली शब्दों में पूरा फ्रंट पेज पे फ्लायर छपता था। तो ये होना चाहिए, क्योंकि फर्क करना होगा हमें, गाली क्या है, अपशब्द क्या है और वैज्ञानिक तकनीकी शब्द क्या है। Sex has always been taboo. It has been. It has been. It was not taboo when women were allowed to sleep with as many men as they wanted and there was no marriage. It only became taboo after marriage came along and women became my possession. क्या बात, women became a piece of property. आप उस इतिहास में जाना नहीं चाहते और जब औरतें आपका पोजेशन बन गई उसके बाद ही एक बात है। दूसरी बात दैट आई वांट टू से हियर इज, उसी गाली को अंग्रेजी में दीजिए ठीक लगती है, उसी गाली को हिंदी में सुनने वाले पे बड़े भद्दे भद्दी गालियां देते हैं। तो मदरफकर, यू नो, ये सब बोलना तो ठीक है, सच मदरफकर, बट इमेजिन कि वो हिंदी में कोई बार बार बोले, राइट? तो फिर हम लोग बोल भी नहीं पा रही हैं हिंदी में, सोचिए। हिंदी बोल सकते हैं हम, चुप रहो। हेलो, I've been warned by my lady friends not to use the word. निशी भूल के भी मत बोलना। यहाँ से मेरे स्टेज पे नहीं। जी निशी जी, मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या ये कुछ ऐसे कल्चर्स और लैंग्वेजेस होती हैं या वो हमारे दिमाग का ब्लॉकेज है? जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी में कॉलोनाइज्ड हैं यार। हाँ? हम लोग कॉलोनाइज्ड हैं। अंग्रेजी स्पीकिंग लड़की, अंग्रेजी में गाली, अंग्रेजी में ये, अंग्रेजी में वो, सब ठीक है। लेकिन कॉलोनाइज्ड निशी जी, एक जीव आदमी था, वो 50 साल से वो आदमी वेलिंग वॉल पे जाके रोता था। तो अमेरिकन टेलीविजन चैनल पहुंच गया वहां पे और उसने कहा कि ये तो आदमी कमाल का, इसका तो यार इंटरव्यू करना चाहिए, जैसे अमेरिका हर चीज का इंटरव्यू करता है। वो पहुंच गया, वो बूढ़ा गया वेलिंग वॉल पे जेरूसलम में, जो भी क्या प्रार्थना वार्थना, तो आए तो वो यंग लड़की क्रिएटिव, I go, sir, this is wonderful. 50 years we've been coming here, praying. What did you feel? He said, I feel I'm talking to a fucking wall. Now what I'm saying, ये blasphemy वाली जो expletive होती है, ये हम सबके मन में है। आप कतई ना सोचें कि हम उस परम पिता को गाली नहीं दे सकते। हम उस पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तक पहुंचने से पहले डर जाते हैं, वरना नुकसान के क्षण में आदमी उसको भी गाली दे सकता है जिसकी दम पे सब जिंदा है। ये तो मतलब आप हेल्पलेसनेस जो आपने कहा ना, जब हाथ बंधे हैं, सामने वाले को आप ठोक नहीं सकते हैं, आप या तो खुल के या मन में या एसी कार के शीशे चढ़ा के, हम गरीबों को भी तो देते हैं गाली, जो भीख पावर वाली जो गालियां होती है ना, वो पुलिस वाले देते हैं सबसे। जी, पुलिस थानों में जो गालियां होती हैं, जी जी, वो पावर का प्रतीक होती है, वर्दी का प्रतीक होती हैं, डंडे का प्रतीक होती हैं। नहीं, और एडिटोरियल ऑफिसेज में भी होती हैं। एडिटर गुस्सा आए तो छोटा वाला कहे तेरी माँ की, यानी अगर भाग, तो वहाँ सी कॉर्पोरेट हाउसेस में भी खूब गालियाँ चलती हैं। जहाँ पे पावर स्ट्रक्चर्स है वहाँ गालियों का बड़ा यूज है। सो गाली इज यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स, ऑल्सो टू expiate all your negative feelings, anger, anxiety, angst, all kinds of things. And sometimes out of sheer joy you want to say, oh, क्या बात, F the world, क्या बात, right? खुशी में भी तो कहते हैं। यानी अगर जैन फिलॉसफी की बात करें, जॉर्ज बुश, हाँ, अरे छुटके जॉर्ज बुश ने तो जब हमला करने जा रहा था तो बाप का बदला लेने के लिए विल गो एंड F them, what? मतलब the whole world was listening. Yeah. एंड मैं अगर जैन फिलॉसफी की बात करूं, आप कहें गाली के सेशन में जैन फिलॉसफी कहाँ से आ गई, लेकिन वो लोग 3 बातों की बात करते हैं कि हर चीज़ जो है उसके 3 रूप होते हैं, एक मनसा, एक वाचा, एक कर्मणा। तो जो चीज़ हम कर्मणा नहीं कर पाते हैं, मनसा तो हो चुकी है वो, तो शायद जिसको हम वाचा ही करके छोड़ देते हैं वही गाली होती है जो हमारे मन में जो थी वो। अब क्योंकि यहाँ पे अवध के नवाबी ख़ानदान से जुड़े हुए हमारे दोस्त आ चुके हैं, तो मैं ज़रा सा आपको अवध के दरबार में ले जाता हूँ। और जो साहब नवाब वाजिद अली शाह को कथक सिखाते थे, बिंदादीन महाराज, जिनका नाम कान पकड़ के बोला जाता है, शहर में बोला जाना चाहिए, उनकी एक रचना आपको सुना देता हूँ छोटी सी।
गाली के बारे में या गाली के प्रयोग के बारे में आपने सबने सुनी होगी, कान्हा मैं तो से हारी दूंगी गारी। तो वहां भी गाली एक ऑल्टरनेटिव है, और ये भाषा में और उस दरबार में गा रहे हैं, वहां भी गाली की बात हो रही है। मैं जिसका जिक्र कर रहा था एरिस्टोफेनिस का, क्योंकि यहाँ से शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, वो नाटक में एक नाटक उनका लिसिस्ट्राटा नाम का है। अब देखिए वहाँ पे जिस चीज़ में कि वो उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। बात यूँ हुई है, उनका एक नाटक है जिसका नाम है लिसिस्ट्राटा, उसका हिंदी का अनुवाद है और मतलब है आज प्यार बंद। मतलब औरतों ने कह दिया है मर्दों को कि तुम लोग क्योंकि जंग करते हो, तुम लोग बर्बादी करते हो, तो आज से सेक्सुअल फेवर के लिए हमारे पास मत आना। तो अब औरत के पास मर्द नहीं जाएगा सेक्सुअल फेवर के लिए, तो कहाँ जाएगा फिर? तो जंग बंद भी होती है बाद में। लेकिन अब यहाँ पे और मर्द कहते हैं कि तुम कैसे बंद कर सकती हो, तुम हमारी बीवी हो। कहते बीवी होंगी लेकिन नहीं, तुम्हें वो फेवर्स नहीं मिलेंगे जो तुम लेने के लिए हमारे पास आते हो। बाकी खाना वाना तो कोई तुम्हारा महाराज भी बना सकता है। तो अब ये हो गया है, जब जंग हो रही है औरतों के और मर्दों के बीच में, और औरतों ने अपने आप को एक किले में बंद कर लिए हैं दरवाजे, और अब मर्द क्या कह रहे हैं, अपनी बूढ़ी मशालों में सुलग रही है अब भी आग। अभी कौन सी मशाल है, क्या सुलग रहा है, समझिए ज़रा। अपनी बूढ़ी मशालों में सुलग रही है अब भी आग, नहीं जो खोला दरवाज़ा तो फूंक करेंगे तुमको खाक अपने लंबे लट्ठों से। किले के दरवाजे लट्ठों से तोड़े जाते हैं ना। अब लेकिन किस चीज़ की बात की जा रही, सुन लीजिएगा। अपने लंबे लट्ठों से ठोक ठोक के भड़ 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 वगैरह 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 वगैरह। मैं पूरा नाटक आपको सुनाने नहीं बैठा हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरती से भी गाली की इमेजरी का प्रयोग एक क्रिएटिव आदमी करता है। तो यही नहीं है कि गाली हमेशा खराब है। खास करके उत्तर प्रदेश के बनारस में आलोक जी भी बहुत गए हैं, और उसके पहले मैं आलोक जी चाहता हूँ कुछ शहरों के बारे में, आपके पास एक बड़ी सी क्या लुच्चा और कमीना क्या है वो शहरों के बारे में जरा सुनाएं। उससे पहले तो मतलब ब्लास्फेमी की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि वो जीव थे। हमारे यहाँ भी जो बनारस का भी जिक्र किया है, जहाँ पे सिलसिला होली के बाद होता है कि अब की बार ये सम्मेलन ना होना तय हुआ है गुदलिया में, तो सुनने वालों को पता चल जाता है ना होना नहीं मतलब हुआ है। तो उस दिन भी हर हर महादेव के बाद एक गाली जोड़ी जाती थी भारतेंदु जी के ज़माने से, राइट। तो ऐसे ही यहाँ के बारे में भी, यूपी के बारे में भी कहा, सबने सुना होगा, हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली, और क्या था कुछ रामपुर के बारे में। रामपुर नहीं, ये तो शराफत वाला था। हाँ। तो इसको कुछ लोगों ने कह दिया अलग तरीके से, बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया। ये एब्स्ट्रैक्शन हटा के हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, लुच्ची है बरेली हरामी है रामपुर। जाहिद भाई आप मत सुनिएगा, ये फोक वर्जन है सुरमई बरेली का। लेकिन जब ये कहा जाता है तो दिल बड़ा खुश हो जाता है ना। अब वो कानपुर के लिए गाली क्या, कानपुर में गाली। आपको मैं बताऊं, गोरखपुर में एक टैक्सी ड्राइवर बोला, भैया आप कानपुर के? हमने कहा कि आपकी जुबान से तो नहीं लग रहा। तो हमने कहा अच्छा क्या नहीं लग रहा जुबान से, तुम लोग बड़े क्या सुसंस्कृत हो क्या गोरखपुर में? कहला नहीं नहीं, कानपुर वाले जितने आते हैं यहाँ अबे तबे साले के बिना बात ही नहीं करते। तो हमने कहा गोरखपुर और कानपुर में ये ईगो प्रॉब्लम है कि आप भाषा ऐसी प्रयोग कर रहे हैं। जो आप कह रही थी इस वक्त, गालियाँ, एक्सप्लेटिव्स, कस वर्ड, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ। एंड इफ यू एक्चुअली आस्क समबडी कि शाम भर बैठे रहोगे, मन में भी गाली नहीं लाओगे, तो वो सुधीर भाई इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कितने मुस्कुराते हुए चेहरे बिना नाना पाटेकर के पूरा पीछे तक हॉल भरा हुआ है। सुधीर भाई इस बात से कितने खुश हैं, इसको सुनना चाहते हैं लोग। सुधीर भाई, बनारस में दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं, बनारस में होली के दिन एक प्रचलन था जो चला आ रहा था कबीर के ज़माने से। कबीर ने शुरू किया था कि एक दिन पूरा शहर सिर्फ गाली की भाषा में ही बात करेगा, और बाद में क्या होता था, अर कबीर, गाली देने के बाद में। लेकिन गाली की भाषा में ही वो दोहे और कवित्व, छंद और चौपाई में कहेगा सब कुछ। और बाद में वो थोड़े दिनों बाद बंद हो गया कबीर के बाद में, और उसको दोबारा रिवाइव किया किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और जिस तरह का जिक्र ग्रीस के बारे में कर रही थी निशी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी जो मुगरी होती है ना कपड़े पीटने वाली, वो अपने दोनों टांगों के बीच में रस्सी से बांध के तब निकलते थे। अब आप इमेजरी भी देखिए,
very phallic imagery, very satire imagery of the Greeks. भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी को बनाने वाले, हिंदी का स्थान बनाने, अगर वो हिंदी ने बनाते तो आज हम यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल नहीं कर रहे होते। तो वो अपने बीच में, पैरों के बीच में मुगरी बांध के निकलते थे, और एक दिन उनकी तायद थी कि सब लोग केवल गालियों में ही बात करेंगे, और वो ट्रेडिशन अभी तक लगभग चला आ रहा है। और उसमें जितनी पॉलिटिकल कविता होती है, पॉलिटिकल लिमरिक्स, अब पॉलिटिकल लिमरिक में अगर आपको इंग्लिश में सुनाऊं कि हिटलर के एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहने वाले अमेरिकन सोल्जर्स क्या गा रहे हैं, एक सुन लीजिएगा पॉलिटिकल लिमरिक, क्योंकि इंग्लिश में सुनने में बुरा नहीं लगता, हिंदी में सुनाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। कि Goering had only one big ball. Goebbels had two, but very small. Himmler had something very similar, but Führer had nothing at all. और जिसको गाते थे कि Goering had only one big ball, Goebbels has two but very small, Himmler has something very similar, but Führer has nothing at all. तो जब गाते थे, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल लिमरिक्स होती हैं, लेकिन उनको शायद ऐसी सभाओं में कहने की इजाज़त नहीं होती है, और बनारस में भी उसको। आप कुछ बताएंगे कि हमारे यहाँ कोई हैं जो इस तरह की पॉलिटिकल लिमरिक्स लिखते हो, पॉलिटिकल लिमरिक्स में बात करते हो, जो बड़ी पावरफुल होती हैं? लखनऊ में एक 15 साल पहले तक एक परंपरा थी जी, होली पर एक अखबार निकलता था होली के दिन, उसका नाम होता था धरपेल। क्या था नाम? धरपेल। आहा। और वो जोखू प्रसाद तिवारी जी, अब नाम सॉरी मैंने ले लिया है, सीआईडी जांच हुई इस मामले की कि कौन निकालता है। उस समय सीआईडी जांच कराई गई थी, क्योंकि कुछ महिला अफसरों ने और एडिटर्स ने उसके ऊपर केस किया था, और उसमें छांट के जितने भी पावरफुल लोग लखनऊ के होते थे, पावर कॉरिडोर के लोग होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, एडिटर्स होते थे, कलेक्टर्स होते थे, उन सब के लिए चुन के बहुत तगड़ी गालियां और कैरिकेचर्स वाला एक अखबार होता था। और उस अखबार को खरीदने के लिए लखनऊ प्रेस क्लब में लाइन लगती थी होली के एक दिन पहले। वाह वाह। लेकिन उसके बाद फिर उसमें वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अश्लील हो गया। अश्लील हमेशा से था, और महिलाएं भी उसको पर्स में रख के लेके चुपके से जाती थी कि घर में जाके इसको देखेंगे, लेकिन कभी उस पर आपत्ति नहीं हुई। लास्ट वाला जो एडिशन था उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल हो गया, तो जब वो पर्सनल हुआ तो उसकी पुलिस कंप्लेंट हुई और उसमें सीआईडी जांच हुई, और उसके बाद से ये बंद हुआ। लेकिन बनारस की परंपरा अभी भी जारी है। बनारस में होली पर होता है, और उसमें गालियों के मुख्य केंद्र में ज़्यादातर विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, इस तरह के लोग होते हैं, और लाउड स्पीकर लगा के गालियां होती है। इसी तरीके से शाहजहांपुर में होली का एक जुलूस निकलता है, जिसमें एक नवाब बनाया जाता है, और वो कलेक्टर के जाता है घर पे, और कलेक्टर को गालियों के साथ में खत्म होता है। इस तरह की ट्रेडिशंस हमारे यहाँ हैं, और वो बड़ी मान्य हैं, क्योंकि वो लोक मान्य हैं, लोगों को वो पसंद है, इसलिए चल रही है। और गाली पे कबीर जी ने बहुत अच्छा एक कहा है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, गालियों को काउंटर करने। क्या बात है? आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। मतलब अगर आप गाली का जवाब नहीं दो तो वो गाली उसी के पास रह जाती है, और आपको अगर आप रिप्लाई करते हो तो फिर वो मल्टीप्लाई करती जाती है। गाली सुन के शांत हो जाना सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में तो रैगिंग के समय एक पूरा लिटरेचर हम लोग को दिया जाता था फर्स्ट ईयर में, और कहा था इसको रट लो 2 दिन में, एनाटॉमी बाद में पढ़ना, क्योंकि अगर कल ये नहीं सुनाओगे खड़े होगे क्लासरूम में तो बहुत धुलाई होगी। तो धुलाई तो हुई। हम लोग 12th के बाद के बच्चे, तो हमारे एक दोस्त हैं, बड़े शरीफ है, अब तो धारा प्रवाह देते हैं, उस समय ताज़े स्कूल से आए थे, तो हम लोग मार खा रहे, तो वो उनको खड़ा कर दिया पूरी क्लास सामने, लड़कियां भी बैठी 200 लोगों का, तो उनके मुंह से पहली गाली निकली, वासना के कीड़े। फिर बोले कामुक, कामी, पापी तक कहते कहते सीनियर्स का धैर्य टूट गया, तो उन्होंने गिरा के मारा उसको। और वो मार खा के रात में क्या, उसने मोमबत्ती जलाई उस उम्र की तरह, उस पर कसम खाई कि आज से हर सेंटेंस में 2 गाली जरूर दूंगा मैं। तो अब हम लोग सोचते हैं वो भी सेक्सुअल था, ये सारा काम वाम जो जुड़ा हुआ है ना, इस सेक्स को ऐसा टैबू बना दिया गया है कि आधी गाली तो उसी से उपज रही है। Sex and sexual organs. Yes, absolutely. They are the source, because primitive instinct is basically sexual. Absolutely. Human beings there's only one drive. Nature has not made you to become civilized. Nature has made you
Reproduce. So that you should reproduce. And to reproduce, there is only one way. And so that's your basic instinct. But the important point I want to make as we are coming to the close is that please understand that Galis have become an integral part of culture. And that they also have become an integral part of literature. When you study over a time frame, आपको दिखेगा कि गालियाँ किस तरह से they got absorbed and how do they appear. तो हमें आज सुनकर बुरा लग सकता है, but MCBC कहना is a normal thing. इसीलिए मैं कहती हूँ किस context में कहा जा रहा है. That's important. आप casually बोल रहे हैं, it may be निशि जी, accepted. आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, मैं 80s और 90s के बीच में 7th 8th 9th 6th क्लास में हुआ करता था, हिंदी मीडियम में पढ़ता था, और वहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश के एब्रीवेशंस, बहुत कमज़ोर इंग्लिश थी लेकिन एब्रीवेशंस बड़े अच्छे आते थे. जापान, जंपिंग एंड पंपिंग ऑल द नाइट. क्या बात है. अफ्रीका, आफ्टर फकिंग रेस्ट इन कूल एरिया. मतलब ये 7th 6th क्लास के हैं. बॉम्बे का भी ऐसे ही था कुछ, बोथ ऑफ माई फॉर योर्स, कुछ इस टाइप का था. मतलब ये जिनको इंग्लिश बिल्कुल वीक थी, जिनको स्पेलिंग्स नहीं याद होती थी, जो लिखते गलत थे, लेकिन उनको ये एब्रीवेशंस बच्चों को 6th और 7th क्लास के याद रहते. क्या बात है. और ये बच्चों के बीच की कहानी थी, इसमें बड़े कहीं थे ही नहीं.